सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि आमरण अनशन से राजनीति की शुरुआत करने वाले अरविंद केजरीवाल का डाइट चार्ट आज पूरे देश में ट्रेंड क्यों कर रहा है और अरविंद केजरीवाल जानबूझकर जेल में बीमार क्यों होना चाहते हैं। ईडी ने अदालत में यह आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन इसके बावजूद वो जेल में ऐसा खाना खा रहे हैं जिनसे उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और इस आधार पर अरविंद केजरीवाल अदालत से मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल लेने की कोशिश कर सकते हैं। ईडी ने यह आरोप उस याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान लगाया जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से हफ्ते में 3 दिन डॉक्टरों से वर्चुअल कंसल्टेशन की अनुमति मांगी थी। तो देखिए, केजरीवाल ने अदालत से कहा है कि उन्हें हफ्ते में 3 बार अपने डॉक्टरों से वर्चुअल कंसल्टेशन का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ईडी ने जब अदालत को यह बताया कि अरविंद केजरीवाल जेल में हर रोज सुबह नाश्ते में 4-4 अंडे खा रहे हैं, चीनी वाली चाय पी रहे हैं, दोपहर में चावल खाते हैं, आलू, आम, केले और रात में मिठाई, आलू पूरी और फ्रूट चाट खा रहे हैं, तो इस पर जज भी हैरान हो गए और स्थिति यह हो गई कि अरविंद केजरीवाल के वकील को अदालत से यह कहना पड़ा कि अभी वो इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं और बाद में दोबारा से एक नई अर्जी वो अदालत में दायर करेंगे। यानी अब केजरीवाल ने डॉक्टरों से हफ्ते में 3 दिन मिलने वाली याचिका को ही वापस ले लिया है, जैसे ही अदालत को पता चला कि वो जेल में बैठकर क्या क्या खा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी मीडिया में हेडलाइन बनाने के लिए सारे आरोप लगा रहा है, ऐसा केजरीवाल के वकील ने कहा है। लेकिन ईडी ने अदालत को अरविंद केजरीवाल का पूरा चार्ट दिखाकर इस मामले में एक नई बहस छेड़ दी और वो बहस ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल बेल लेने के लिए जानबूझकर जेल में खुद को बीमार करना चाहते हैं और क्या इसमें उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनकी मदद कर रही है। आज मैं अरविंद केजरीवाल का पूरा डाइट चार्ट अपने साथ लेकर आया हूं और ये डाइट चार्ट मैं आपको पढ़कर भी बताऊंगा और इसमें सब कुछ लिखा है। 2 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच अरविंद केजरीवाल ने जेल में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या खाया वो सारी लिस्ट आज मेरे पास है और ये जेल में जो उन्होंने खाया है उनमें जेल में जो उनका डाइट चार्ट है ये वो कागज हैं जो अदालत में दिए गए हैं। इसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल हर रोज सुबह नाश्ते में अलग अलग दिन 4 अंडे, 2 केले, चीनी वाली चाय, मूंगफली, नमकीन भुजिया, फ्रूट चाट, एक बार में 5-5 इडली और उपमा खा रहे हैं और यह सिर्फ सुबह का नाश्ता है। और 11 अप्रैल को जब नवरात्रि का तीसरा दिन था उस दिन उन्होंने नाश्ते में 3 अंडे खाए, मिक्स फ्रूट्स और फिर चीनी वाली चाय भी उन्होंने पी। यह नाश्ते की बात है। इसके अलावा दोपहर को लंच में वो अलग अलग दिन चावल, राजमा, आलू गोभी की सब्जी, आलू बैंगन, आलू मटर की सब्जी, दाल, पालक, आम, केले और फ्रूट चाट खा रहे हैं। यह उनका लंच है। और डिनर में वो क्या खा रहे हैं देखिए, आलू पूरी, आलू की सब्जी, रोटी, चावल, अरबी की सब्जी, मिठाई, केले, आम, ढोकला और कभी कभी पनीर की सब्जी भी वो डिनर में खाते हैं। और ये सारी वो चीजें हैं, देखिए इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सारी वो चीजें हैं जिन्हें टाइप 2 की डायबिटीज में जहर के समान माना जाता है। आप में से अगर किसी को भगवान ना करे टाइप 2 की डायबिटीज हो, लेकिन जो मरीज हमें देख रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि डॉक्टर कहते हैं कि ये जो खाना है जो अभी मैंने पढ़कर सुनाया ये असल में टाइप 2 डायबिटीज के मरीज के लिए जहर के समान है, इसे तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, खाने की बात तो दूर है। अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच बड़ा अंतर देखिए। एक, हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले ही इस्तीफा दे दिया और यह जिद नहीं की कि वो जेल से ही अपनी सरकार चलाते रहेंगे। दूसरा यह कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाने के बाद भी हर रोज खबरों में बने हुए हैं। हर रोज वो अपना एजेंडा जेल में बैठकर सेट कर रहे हैं, हर रोज हेडलाइन में बने हुए हैं, हर रोज वो विरोधी पक्ष यानी ईडी के वकीलों को परेशान कर रहे हैं, नए नए आइडियाज वो लेकर आते हैं। और इसी कड़ी में अब वो अपने खाने के लिए भी खबरों में है और हाई शुगर में वो मिठाई खा रहे हैं और ये मिठाई और बाकी का खाना उनकी पत्नी खुद घर पर बनाकर उन्हें जेल
भेज रही हैं। ये भी बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, राजनीति तो सब करते हैं, नेताओं के तो खून में ही राजनीति है, राजनीति करने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राजनीति अपनी जान को खतरे में डालकर नहीं करनी चाहिए। और ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी और खुद अरविंद केजरीवाल का परिवार शायद उनके दबाव में अब अरविंद केजरीवाल के शरीर के साथ, उनकी स्वास्थ्य के साथ, उनकी सेहत के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, सिर्फ इस राजनीति के चक्कर में। तमिलनाडु के चुनावी स्टेडियम में लेकर चलेंगे, जहां कल एनडीए और इंडिया गठबंधन का मुकाबला होने वाला है। सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद तमिलनाडु भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, जहां लोकसभा की 39 सीटें हैं और 39 सीटें कम नहीं होती। कल जिन 102 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें 39 सीटें अकेले तमिलनाडु से हैं। आप इसे कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर पहले चरण का राजनीतिक क्वेश्चन पेपर 102 नंबर का है, यानी कल जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है वो 102 नंबर का है। 102 नंबर इसलिए क्योंकि 102 सीट पर चुनाव हो रहा है। तो 102 नंबर का अगर ये क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें 39 नंबर का अकेला एक क्वेश्चन तमिलनाडु का है। यानी ये अकेला तमिलनाडु जो है, ये 39 नंबर का क्वेश्चन है। कल जो वोटिंग होने वाली है, उस क्वेश्चन पेपर में सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो सवाल है, वो तमिलनाडु का है। और बीजेपी के लिए चुनौती यह है कि इस क्वेश्चन में उसे पिछली बार एक भी नंबर नहीं मिला था और वो तमिलनाडु की परीक्षा में फेल हो गई थी, क्योंकि उसके 0 नंबर आए थे पिछली बार। क्रिकेट की भाषा में कहें तो तमिलनाडु राजनीति का एक ऐसा स्टेडियम है जहां लोग सिर्फ अपनी क्षेत्रीय टीम को, अपने क्षेत्रीय खिलाड़ियों को ही खेलते हुए देखना चाहते हैं। और वहां लोगों के लिए क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा सबसे ऊपर है, अपनी क्षेत्रीय अस्मिता और अपनी पहचान। और इसे लेकर तमिलनाडु के लोग बहुत संवेदनशील हैं, भावुक हैं, इमोशनल हैं। और इस बात को आप आईपीएल के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। आईपीएल में तमिलनाडु और चेन्नई के लोग अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर शायद सबसे ज्यादा इमोशनल हैं। और कोई आईपीएल की टीम ऐसी नहीं है जिसे लेकर उस राज्य के लोग इतने ज्यादा इमोशनल हो। और इस टीम में भी महेंद्र सिंह धोनी तमिलनाडु में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जबकि धोनी तमिलनाडु से नहीं बल्कि झारखंड से हैं। फिर भी तमिलनाडु के लोग, चेन्नई के लोग इन्हें इतना प्यार करते हैं। चेन्नई के लोग अपनी टीम को लेकर इतने संवेदनशील हैं कि वो महेंद्र सिंह धोनी को थाला कहते हैं। थाला का अर्थ होता है बॉस या लीडर, और वो हमेशा धोनी को थाला कहकर बुलाते हैं। धोनी का इतना रिस्पेक्ट, इतना सम्मान है वहां पर। और अभी तमिलनाडु में बीजेपी को भी महेंद्र सिंह धोनी जैसे थाला की तलाश है, जो डीएमके की क्षेत्रीय राजनीति के स्टेडियम में बीजेपी टाइटंस की इस टीम को जीत दिला सके। और तमिलनाडु के लोग भी उसे उतना ही प्यार और समर्थन दें जितना चेन्नई सुपर किंग्स में वो धोनी को देते हैं और धोनी को थाला मानते हैं, जबकि वो तमिलनाडु के नहीं, झारखंड से हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां लोगों ने बीजेपी के लिए दरवाजा तो क्या, एक खिड़की भी नहीं खोली है। और यही वजह है कि बीजेपी अभी तमिलनाडु में एंट्री करने के लिए ही बहुत संघर्ष कर रही है। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार तमिलनाडु में बहुत मेहनत भी की है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के लिए वही फॉर्मूला काम कर रहा है जो बाकी के देश में प्रधानमंत्री मोदी के लिए काम करता है। और वो फॉर्मूला है मजबूत विपक्ष का ना होना। जैसे पूरे भारत में मोदी को सबसे ज्यादा फायदा इस बात का मिलता है कि विपक्ष बहुत कमजोर है। कांग्रेस के पास वहां एक एडवांटेज ये है कि पेरियार भी एक जमाने में कांग्रेस पार्टी में ही हुआ करते थे, और इसीलिए तमिलनाडु के लोग कांग्रेस को क्षेत्रीय राजनीति से वहां अलग नहीं मानते। एक जमाने में कांग्रेस पार्टी डीएमके और एआईएडीएमके से भी बड़ी पार्टी थी तमिलनाडु में। और वर्ष 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 39 में से 28 सीटें मिली थी। बाद में डीएमके और एआईएडीएमके की राजनीति में एंट्री होने से कांग्रेस कमजोर होती चली गई और वर्ष 1999 में उसे सिर्फ 2 सीट मिली। 2004 में 10, 2009 में 8, 2014 में 0 और 2019 में 8 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। और इस बार कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन में तमिलनाडु की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये परफॉर्मेंस आप देख लीजिए कैसे ऊपर नीचे चल रहा है। बीजेपी की कोशिश यह है कि वो तमिलनाडु में अभी कांग्रेस पार्टी की अगर जगह ले ले तो यही बहुत बड़ी बात है। और उसका लक्ष्य है कि तमिलनाडु में वो अपना वोट शेयर बढ़ाए और किसी तरीके से अपना खाता
खोल ले। यानी 39 नंबर के इस क्वेश्चन में अगर उसे 1, 2, 3 नंबर भी मिल जाते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ी बात होगी। खास बात आपके लिए जानने की है कि आज की स्थिति में कांग्रेस जो है वो तमिलनाडु में बीजेपी से बड़ी पार्टी है। कांग्रेस तमिलनाडु में बीजेपी से ज्यादा मजबूत पार्टी है। बीजेपी को अगर वर्ष 1998 के चुनाव जितने वोट भी इस बार मिल गए तो बीजेपी तमिलनाडु की 3 से 5 सीटें जीत सकती है। 1998 में बीजेपी को जब तमिलनाडु में 6.8% वोट मिले थे तब पार्टी ने वहां 3 सीटें जीती और बीजेपी ने वो चुनाव जयललिता की एआईएडीएमके पार्टी के साथ लड़ा था। लेकिन अब इस बार यह गठबंधन टूट चुका है। वर्ष 1999 में जब उसे 11.1% वोट मिले तब बीजेपी ने 4 सीटें जीती और वो चुनाव बीजेपी ने करुणानिधि की डीएमके के साथ लड़ा था। तो खास बात देखिए क्या है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो डीएमके के साथ भी गठबंधन कर चुकी है और एआईएडीएमके के साथ भी कर चुकी है। कांग्रेस ने भी यही किया है। वर्ष 2004 से 2024 के बीच तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर लगातार गिरता चला गया। तो अभी बीजेपी पिछले करीब 20 साल से वहां बहुत खराब प्रदर्शन कर रही है। 2004 में 5%, 2009 में 2.3%, 2014 में 5.5% और 2019 में तो सिर्फ 3.6% वोट बीजेपी को यहां मिले थे। 2019 में तो बहुत ही कम मिले थे, जबकि पिछली बार कांग्रेस को 12.6% वोट मिले थे, यानी बीजेपी से कई गुना ज्यादा। पिछली बार बीजेपी का वोट शेयर इसलिए भी कम था क्योंकि उसने 39 में से सिर्फ 5 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी 23 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है और अगर उसे तमिलनाडु में 4 से 5 सीटें जीतनी हैं तो उसे अपना वोट शेयर 10% के पार तो हर कीमत पर ले जाना ही पड़ेगा, वरना कोई चांस नहीं है। तमिलनाडु के बाद अब हम आपको अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं, जहां कल लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव एक साथ हो रहे हैं। खास बात यह है, मालदीव्स के साथ हुए विवाद के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद लक्षद्वीप गए थे और उनके ये वीडियोस न सिर्फ भारत, पूरे दुनिया में ट्रेंड कर रहे थे। इसके बाद लक्षद्वीप जाने वाले पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई थी और इसीलिए अब देखना यह है कि अब लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी के वहां जाने से इतना अच्छा वीडियो बनाने के बाद क्या लक्षद्वीप के लोग प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को वोट देंगे या नहीं, यह भी कल पता चलेगा। अब आप यह देखिए कि जब हमारे देश के विपक्षी दल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं, तब चुनाव आयोग देश में वोटिंग कराने के लिए अपनी जान की बाजी कैसे लगा रहा है। ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के सियांग की हैं, जहां चुनाव आयोग की टीम को अपनी जान जोखिम में डालकर पोलिंग बूथ तक मुश्किल रास्तों से पहाड़ों पर चढ़कर पहुंचना पड़ा। और यह खतरा इस टीम ने सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि चुनाव आयोग के लिए एक एक वोट महत्वपूर्ण है और चुनाव आयोग ये नहीं कह सकता कि वो इन इलाकों में वोटिंग नहीं करवा पाया या नहीं करवाएगा, क्योंकि ये दुर्गम इलाके हैं और यहां पहुंचना मुश्किल है। पहाड़ की उस चोटी पर जहां ना सड़क है, ना जाने का कोई रास्ता है, वहां पर भी चुनाव आयोग के लोग जा रहे हैं ताकि अगर वहां एक नागरिक भी रहता है, एक वोटर भी है, तो उसका वोट भी पड़ना चाहिए। चुनाव आयोग के कर्मचारी इस जिम्मेदारी से बच नहीं रहे हैं और किसी पोलिंग बूथ पर 5 वोटर भी अगर हैं तो वहां भी मतदान केंद्र जरूर बनाया गया है। लेकिन सोचिए, जब चुनाव आयोग वोटिंग को लेकर इतनी मेहनत कर रहा है, तब हमारे देश में लोग वोटिंग को लेकर कितने उत्साहित हैं। हमारे देश में बहुत सारे लोगों के लिए वोटिंग का मतलब होता है छुट्टी का दिन, और वो इस दिन घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। वोट देने के लिए भी नहीं जाते क्योंकि वो लाइन में नहीं लग सकते। बहुत सारे लोगों को गर्मी लगेगी क्योंकि इस बार गर्मी का मौसम है। लेकिन आज आपको ये तस्वीरें देखनी चाहिए और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव आयोग के ये कर्मचारी इतनी मेहनत करके इतना दूर दुर्गम स्थानों पर पहुंच सकते हैं, तो क्या आप अपने घर के पास पोलिंग स्टेशन पर जाकर अपनी एक वोट नहीं दे सकते? जो हजारों करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हुआ था, यह भी लगभग उतना ही हो सकता है। और जिस पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा मिला, असल में वो पार्टियां थीं जो सरकारों में थी। इसका मतलब प्राइवेट कंपनियां उन सरकारों को चंदा दे रही हैं, उन पार्टियों को चंदा दे रही हैं जो सरकारों में है, ताकि वो अपना कोई ना कोई काम उनसे निकलवा सके। डॉक्टर कुरैशी का कहना है कि अगर ये फंड कम भी पड़ता है
तो एक वोट की वैल्यू हम 100 रुपए की जगह 200 रुपए भी कर सकते हैं। अगर 200 रुपए करेंगे तो ये फंड सीधा 6,000 से 12,000 करोड़ हो जाएगा। और इस प्रकार इस फॉर्मूले से बड़े औद्योगिक घरानों और सरकारों के बीच मिलीभगत को खत्म किया जा सकता है कि भाई अगर आपको फंड देना है और आपको भारत के लोकतंत्र में इतना ही इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि चुनाव अच्छे से हो, तो आप ये क्यों चाहते हैं कि इस पार्टी को देना है या उस पार्टी को देना है? आप इस फंड में दे दीजिए। यह फॉर्मूला पहले से ही दुनिया भर में 70 से ज्यादा देशों में पहले से ही लागू है और भारत में भी हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं। और इसमें एक ऑप्शन और भी है कि अगर आप इस फंड में पैसा देते समय भी ये बताना चाहते हैं कि मैं इस अमुक पार्टी को मैं फंड देना चाहता हूं और मुझे मेरी पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं है, मैं खुलकर यह सार्वजनिक कर सकता हूं, तो वो ऑप्शन भी इस फंड में दिया जा सकता है। तो ये आपको आइडिया कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय भेज सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं अपने घर में, परिवार में, और नेताओं को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। आपके छोटे बच्चों के लिए एक बहुत जरूरी खबर, ऐसे छोटे बच्चे लोगों को बहुत बड़े प्यारे लगते हैं जो थोड़े मोटे ताजे होते हैं, जो थोड़े हेल्दी होते हैं। जो बच्चा जितना मोटा ताजा होता है उसे हम उतना ही सेहतमंद और उसे उतना ही क्यूट समझते हैं। लेकिन क्या वो बच्चा वाकई में सेहतमंद है या इसकी वजह बेबी मिल्क और बेबी फूड है जिसमें बड़ी मात्रा में शुगर मिलाया जाता है और कई बार उससे बच्चे का वजन बढ़ जाता है। सेरेलैक बेबी फूड बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले पर आरोप लगा है कि वो भारत में घर घर में बिकने वाले सेरेलैक बेबी फूड में जरूरत से ज्यादा चीनी मिलाकर बेच रही है। अब भारत सरकार नेस्ले के इस बेबी फूड प्रोडक्ट की जांच करेगी, इसकी जांच की जाएगी और देखा जाएगा कि यह आपके बच्चे के लिए ठीक है भी या नहीं। खाने में मिलावट की निगरानी करने वाली स्विट्जरलैंड की एक संस्था पब्लिक आई ने कई विकासशील और गरीब देशों में नेस्ले के लगभग 150 बेबी फूड प्रोडक्ट्स की बेल्जियम में जांच करवाई और इनमें 6 महीने तक के बच्चे को दिया जाने वाला बेबी मिल्क और यह सेरेलैक बेबी फूड शामिल था, जिसे 6 महीने से 2 वर्ष तक के बच्चों को खिलाया जाता है। जांच में पता चला कि भारत में प्रति सर्विंग यानी एक बार में किसी बच्चे को खिलाए जाने वाले सेरेलैक में लगभग 3 ग्राम चीनी थी, 2.2 से 3 ग्राम के बीच चीनी थी। थाईलैंड में 6 ग्राम चीनी थी, इथियोपिया में 5.2 ग्राम, साउथ अफ्रीका में 4 ग्राम और ब्राजील में भी लगभग 3 ग्राम चीनी मिली। लेकिन यूरोप के देशों में यही कंपनी जब सेरेलैक बेचती है तो उसमें चीनी बिल्कुल नहीं होती। बेबी फूड में चीनी बिल्कुल नहीं मिलाई जा सकती क्योंकि चीनी बच्चों को अस्वस्थ बनाती है। इससे बच्चे मोटे हो जाते हैं और उन्हें कई तरह की बीमारियां हो सकती है और जब ये बच्चे बड़े होंगे तब भी उनकी सेहत जो है खराब हो सकती है, उन्हें स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। भारत में वर्ष 2030 तक 2.70 करोड़ बच्चे मोटापे का शिकार हो सकते हैं। तो आज बड़ी बात जो हम आपको बताना चाहते हैं वो यही है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जब ये विदेशों में इसी सेरेलैक को बेचती हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सख्त कानून है, वहां पर आप बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, तो ये वहां बिना शुगर के बेचती हैं। लेकिन जब भारत जैसे देश में आती हैं तो खुलकर शुगर दे रहे हैं। आपको याद होगा बॉर्नवीटा पर भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी, बॉर्नवीटा अपने आप को हेल्थ ड्रिंक कहकर बेचता था, उसमें भी ज्यादा शुगर पाई गई थी।